हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हम यहाँ पे डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आए हों, या फिर आपके ऐसे कोई भी न्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इन्विट्स। इन्विट्स क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो अगर मैं इन ट्रस्ट्स के बारे में बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, जिसके अंदर जो पब्लिक मनी है उसको अलग अलग जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे म्यूचुअल फंड्स और इन्विट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं इन्विट्स के बारे में बात करूँ तो जो पब्लिक मनी है, जो कैश फ्लो है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रोड्स वगैरह बनाना, पावर प्लांट्स बनाना, ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस वगैरह। इन सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश फ्लो को इंक्रीज़ किया जाता है बाय इशूइंग इन्विट्स। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। इन द सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी यही बोल रही है कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट मेथड है म्यूचुअल फंड्स की तरह ही। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो पब्लिक इन्विट यूनिट्स होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनलिस्ट किया जाता है, इन द सेम वे इन इन्विट्स को भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनलिस्ट किया जाता है और अल्टीमेटली ये भी सेबी की रेगुलेशन के अंडर आते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं जिस्ट में बताऊं यहाँ पे आपको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो मनी है उसको रेस किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि NHI ने इन्विट्स की फॉर्म में रेस किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ऑल ऑफ दी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू काला नमक राइस। तो अगर मैं काला नमक राइस के बारे में बात करूं तो ये जो राइस है आपको ज़्यादातर यूपी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यूपी में बेसिकली जो तराई रीजन है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। हालांकि आपको नेपाल वाले रीजन में भी जो काला नमक राइस है ये वहाँ पर भी उगाया जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि जो यूपी है वहाँ पर काला नमक राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है, और इवन जो आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसके अंडर इस काला नमक राइस को एक अवार्ड भी दिया गया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 2018 के अंदर सबसे पहले यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था, और जब ये स्कीम वहाँ पर सक्सेसफुल रही तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऑल ओवर द इंडिया इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको काला नमक राइस के अंदर जो इसकी बेसिकली हस्क होता है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, और इसकी यहाँ पे आपको अलग अलग क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक सी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लैक सी है वो हमेशा न्यूज़ में ही चलता रहता है, और इवन यहाँ पे न्यूज़ जो है वो ये आ रही है कि जो यूक्रेन है वो अपनी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा से सस्पेंड कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड या फिर एशिया वाले रीजन में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो स्कीम है या फिर ये जो इनिशिएटिव है या फिर ये जो एक्सपोर्ट कर रहे थे ये क्योंकि सस्पेंड हो गया है, तो इस वजह से दोबारा से जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। तो ब्लैक सी जो है हमेशा आपका न्यूज़ में चलता रहता है, और यूक्रेन और जो रशिया का क्राइसिस हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी। तो इसके रिगार्डिंग आप इस मैप को अच्छे से याद कर लीजिए कि जो ब्लैक सी है उसकी नॉर्थ बॉर्डरिंग, ईस्ट बॉर्डरिंग, साउथ बॉर्डरिंग एंड देन वेस्ट बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ब्लैक सी के नॉर्थ में बात करूं तो यूक्रेन देखने को मिलेगा, ईस्ट वाली साइड आपको रशिया और जॉर्जिया देखने को मिलेगा, साउथ में आपको टर्की देखने को मिलेगा, और वेस्ट वाली तरफ आपको बुल्गारिया एंड रोमानिया देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लैक सी है वो एशिया और यूरोप, ये इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से हमारा एशिया शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रशिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि ये जो यूरोप वाला रीजन है वो ऑफ कोर्स यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है, तो दैट मीन्स ये इन दोनों का लिंक है बीच में।
नेक्स्ट अगर मैं चीज़ यहाँ पे बात करूँ तो कुछ चीज़ें ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे कौन कौन से सी हैं, कौन कौन सी जो स्ट्रेट्स हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सी ऑफ एजोव हो गया, फिर कर्स स्ट्रेट आती है, फिर ब्लैक सी आ गया, फिर यहाँ पे आपके बॉस्फोरस स्ट्रेट आ गया, फिर सी ऑफ मरमरा, देन डार्डनल स्ट्रेट एंड एगियन सी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। दैट मीन्स अगर ये एक माइक्रोब है, अगर इस माइक्रोब को मारने के लिए मैं किसी एंटीबायोटिक को यूज़ करती हूँ तो ये जो माइक्रोब है इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता जा रहा है। दैट मीन्स इसका पैटर्न को सीखता जा रहा है और अल्टीमेटली इस एंटीबायोटिक से बचने के तरीके जो हैं वो ढूंढता जा रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है ये टाइफाइड कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूज़ में ये आया था कि ये AMR हो चुका है, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टिविटी जो है इसने क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी डिजीज है जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, हालांकि ये हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये लंग्स में रिसाइड करता है, और अल्टीमेटली अगर कोई भी पर्सन TB से इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं ये देखने को मिलेंगी इस डिजीज के रिगार्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो TB की आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती है, जैसे लेटेंट TB हो गया, एक्टिव TB हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB हो गया। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB जो है, जैसे मैंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के बारे में बताया, सेम जो मेथड है वो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी अप्लाई होता है। दूसरी, अगर मैं लेटेंट और एक्टिव TB के बारे में बात करूं तो एक्टिव TB के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं लेटेंट TB के बारे में बात करूं तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये लंग्स में रिसाइड करता है, लेकिन काफ़ी सालों तक ये सिम्टम्स नहीं शो करता। तो दैट मीन्स अभी ये लेटेंट है, लेकिन इसके एक्टिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। और इवन यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूँ तो 1/4 जो पॉपुलेशन है उनके अंदर आपको लेटेंट TB देखने को मिलेगा। ये अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा ये जो डाटा है ये यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्शंस का मोड जो है वो दोबारा से आ गया है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे दोबारा बात होती रहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करूं तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, और इसके अंदर एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 44। ये आर्टिकल कहता है तो आने वाले टाइम में हमारी जो यहाँ पर सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकती है, लेकिन यहाँ पे DPSPs जो हैं ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं। दैट मीन्स अगर स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेकर आई तो कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेके आई है ना। तो नॉन जस्टिसेबल हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसेबल हैं। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। अब बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो हमारी कंट्री के अंदर आपको मैरिज के रिगार्डिंग, डाइवोर्स के रिगार्डिंग, एडॉप्शन के रिगार्डिंग अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे जो कि हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, हिंदूज़ के लिए अलग हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि हम हमारी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म कोड लेके आएंगे, चाहे जैसे एडॉप्शन का कोड है यहाँ पर, है ना, तो मुस्लिम्स के लिए भी सेम अप्लाई होगा और हिंदूज़ के लिए भी सेम अप्लाई होगा, और बाकी जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या फिर बाकी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए सेम कोड को अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा के अंदर यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले ही ले आए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो अभी भी गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होता है।
तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट एडॉप्शन लिखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडॉप्शन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर आपको अलग अलग मानसून देखने को मिलते हैं। तो एक तो हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून, है ना, जो कि केरला से स्टार्ट होता है और कौन से मंथ में आपको देखने को मिलता है, जुलाई से लेके अक्टूबर मंथ में। दूसरी तरफ जिस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट होता है तो उस टाइम पे आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो देखने को मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे जो आपकी विंड्स होती हैं ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पर छोड़ देती हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको सर्दन वाले रीजन में ज़्यादातर जो बारिशें हैं ये देखने को मिलती हैं। इवन आपको देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु की जो 70% रेन है, ठीक है, वो सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर मैं स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम विंटर मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर अब विंटर्स शुरू हो गई हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो सर्दन रीजन में देखने को मिल रहा है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये ज़्यादातर आपको सर्दन पेनिनसुला के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है, स्मॉल स्केल मॉनसून है, तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रेड मड। तो इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रेड मड जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भोपाल का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एम्प्री इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने रेड मड से टाइल्स को बनाया है और ये जो आपकी टाइल्स हैं ये एक तरह से शील्डिंग स्ट्रक्चर्स की तरह यूज़ हो रही है जिस टाइम पे भी एक्सरेज वगैरह करवाया जाता है या फिर सीटी स्कैन्स करवाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस टाइम पे एक्सरे करवाया जाता है तो यहाँ पे हाई बीम जो रेडिएशन है वो निकाली जाती है, जिसके द्वारा यहाँ पे जो एक्सरेज हैं वो निकलती हैं और अल्टीमेटली उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर शील्डिंग प्रोसेस को लाने के लिए तो रेड मड से इन टाइल्स को बनाया गया है। बात कर लेते हैं कि जो रेड मड है वो किस टाइम पे बनता है और किस प्रोसेस के अंदर इसको बनाया जाता है। तो अगर मैं रेड मड के बारे में बात करूं तो जिस टाइम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक उसकी फॉर्म ही है, तो जिस टाइम पे एल्यूमिना को बनाया जाता है उसकी अपनी ओर से, तो जैसा कि आपको बताएगा कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम की ओर है, तो बॉक्साइट से जब एल्यूमिना को बनाया जाता है उस टाइम पे जो प्रोसेस है उसको हम बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं और उसका जो साइड प्रोडक्ट है या फिर जो रेजिडुअल प्रोडक्ट है तो उस टाइम पे रेड मड प्रोड्यूस होती है। हालांकि ये जो रेड मड होती है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है और अल्टीमेटली हमारे जो वेस्ट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन क्योंकि अब इस रेड मड से हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं तो हम इसको अलग अलग तरीके से या फिर इफ़ेक्टिव तरीके से इसको अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हाई वॉल्यूम और लो इफ़ेक्ट वेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होता है लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे इसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाया जा रहा था। तो अगर मैं इस मैरीटाइम सिंपोजियम के बारे में बात करूं तो इंडियन ओशन वाले रीजन में इस मैरीटाइम सिंपोजियम को कंडक्ट करवाया जाता है और जो भी इंडियन ओशन रीजन की नेबरिंग कंट्रीज़ है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं ताकि इंडियन ओशन वाले रीजन में सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोलैबोरेटिव थिंकिंग है, कॉपरेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में और आसपास के जो इंडियन ओशन रीजन के जो मैरीटाइम नेशंस हैं उनके बीच में। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिंपोजियम है इसको 2016 में सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया गया था और इस मैरीटाइम सिंपोजियम को 2 साल के बाद कंडक्ट करवाया जाता है। दैट मीन्स इट इज़ अ बाई एनुअल। तो आपको बाई एनुअल और बाई एनुअल के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। बाई एनुअल का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार और बाई एनुअल का मतलब होता है कि 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि 16 में शुरू हुआ था तो 16 के बाद अभी तक ये 3rd टाइम हो रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पराग पोर्टल। तो अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूँ तो जिस टाइम पर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली उसको रिलीज़ किया गया था तो यहाँ पर बात करी गई थी कि हम कैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर असेसमेंट करें, तो उसके रिगार्डिंग ही इस
पोर्टल को बनाया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, जो कि हमने कुछ इसके रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स हैं अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इंक्लूड किए थे। तो बात कर लेते हैं पराग पोर्टल के बारे में। तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि असेसमेंट करती है या फिर इवेल्युएट करती है अलग अलग बोर्ड्स को, इंस्टीट्यूट्स को, है ना, अलग अलग लैब्स वगैरह को भी ये असेस करती है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, तो पराग पोर्टल भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। इवन आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पराग पोर्टल है ये भी एनसीईआरटी की ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जो कि असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।